हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक तूल द तूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं MPPSC मेंस के अर्थव्यवस्था वाले भाग को। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यानी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज़। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आय क्या होती है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आय से अगर मैं बात करूं तो आय क्या होती है? आय यानी क्या होता है? हमारी इनकम यानी हमारी आमदनी। जब हम किसी राष्ट्र या किसी देश के या किसी नेशन के इनकम की बात करते हैं या उसकी आमदनी को कैलकुलेट करते हैं या उसकी गणना करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय की गणना। थोड़ा सा और इसको मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आप हैं, आप मान लीजिए या तो जॉब कर रहे होंगे या फिर कोई बिज़नेस कर रहे होंगे। तो जॉब से आपको सैलरी मिल रही होगी और बिज़नेस से आपको क्या मिल रहा होगा? प्रॉफिट मिल रहा होगा। और पूरे साल भर की मैं देखूँ तो साल भर में आपने जितना प्रॉफिट कमाया बिज़नेस के तौर पे तो वो क्या हो गई? आपकी आय हो गई, आपकी आमदनी हो गई। उसी तरह से साल भर में आपको जितनी सैलरी मिली, जितनी तनख्वाह मिली, वो क्या हो गई? आपकी वो आपकी साल भर की आय हो गई। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके परिवार में 4-5 लोग हैं, आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके ब्रदर हो गए, आपके सिस्टर हो गए, ऐसे मिला के आपके परिवार के सदस्य हैं, वो भी आय करते हैं। अगर मैं सारे परिवार के सभी सदस्यों की आय ले लूँ तो ये क्या हो जाएगी? आपकी परिवार की आय हो जाएगी। इसी तरह से जब हम राष्ट्र की सभी प्रकार से, जितनी भी प्रकार से राष्ट्र को आय प्राप्त होती है, जब उन सबको मिलाकर उनकी गणना करते हैं, उनका कैलकुलेशन करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें मिलता है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है इसके बारे में 1991 में, वर्ष 1991 में राष्ट्रीय आय समिति बनी। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसने क्या कहा। इसने एक परिभाषा दी कि राष्ट्रीय आय एक दी हुई अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं का आकलन किया जाता है, किंतु इसमें दोहरी गणना नहीं की जाती। मतलब साफ, जैसे कि इसमें दिया है राष्ट्रीय आय एक दी हुई अवधि में, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर की ही हम बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे किसी एक साल की, ठीक है, या 2020 में क्या हुआ, या 2019 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, एक साल की हम बात कर लेंगे, या किसी एक पर्टिकुलर महीने की बात करेंगे, या पर्टिकुलर किसी एक दिन की बात करेंगे। तो एक अवधि यहाँ पर डिसाइड होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आकलन होगा। वस्तुएं मैंने आपको बता दिया, कई बार मैं बता चुका हूँ। वस्तुएं यानी सारी वस्तुएं, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी वस्तुएं हो गई। फिर सेवाएं मैंने भी आपको कई बार, पिछली बार हमने डिस्कस किया था। सेवाएं क्या है? यानी कि सर्विसेज। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है तो वो क्या कर रहा है? सर्विस कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे फीस दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये सर्विसेज है। ठीक, तो इन सारी वस्तुओं और सेवाओं का हम इसमें आकलन करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें दोहरी गणना ना हो, यानी कि कोई चीज़ को बार बार हम रिपीट ना हो, कोई चीज़ का दो बार यहाँ पर गणना या दो बार आकलन यहाँ पर ना हो जाए। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखते हैं जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो ये डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में हो गया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक, अब इसकी गणना की हम बात करते हैं। इसको हम राष्ट्रीय आय को या नेशनल इनकम को हम थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक परिवार है। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए मान लीजिए कि कोई एक परिवार है। इस परिवार में कुछ सदस्य हैं। अब इस परिवार के कुछ सदस्यों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बोले, हमको कपड़े भी चाहिए, हमको राशन भी चाहिए, हमें अपना मूवी भी देखनी है, हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। तो इस सारी समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने बोले हम एक मॉल बनाते हैं। उस मॉल में क्या होगा? सभी लोग होंगे, मतलब वहाँ पे आप मूवी भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आप कपड़े खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, घर के जो खुद के ज़रूरत के सामान है जैसे खाने पीने की चीज़ें वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको बार्बर शॉप भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको डॉक्टर्स भी मिल जाएगा, यानी कि आपको वहाँ वस्तुएँ और सेवाएँ दोनों मिल जाएगी। कहाँ पर? उस मॉल में। तो ऐसा एक हम मॉल बनाते हैं। ठीक, ये एक परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो परिवार आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इस परिवार के
लोगों ने, जिन्होंने ये मॉल बनाने की सोची, जिन्होंने ये पूरा बिजनेस खड़ा करने की सोची, वो क्या हो गए? उद्यमी। उद्यमी यानी बिजनेसमैन। फिर क्योंकि ये मॉल है तो इसको, मॉल को बनाने के लिए एक ज़मीन की ज़रूरत है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगी? तो इसी परिवार के कुछ सदस्य ने कहा कि भाई हमारी ज़मीन ले लो, लेकिन हम आपको ये फ्री में नहीं देंगे, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? आपसे कुछ ना कुछ रेंट लेंगे, कुछ ना कुछ किराया लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप हमको ज़मीन दे दीजिए, जो भी हमको प्रॉफिट होगा हम उसमें से आपको किराया दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब इनके पास आइडिया तो था, ज़मीन भी आ गई, लेकिन अब मॉल खड़ा करने के लिए भी हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो इनने अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों के से क्या ले लिया? पैसे ले लिए, यानी पूंजी ले ली। कुछ इनके पास से थी और कुछ इन्होंने अपने परिवार के सदस्य और सदस्यों से ले ली। अब जिन्होंने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि भाई ये जो पैसा है, ये जो हम आपको पूंजी दे रहे हैं, इसको हम ऐसे ही नहीं देंगे, इस पे हम आपको क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे आपसे। उन्होंने ठीक है, आप हमसे इंटरेस्ट भी ले लीजिए। इस प्रकार से उनको क्या मिल गया? पैसा मिल गया। अब उनके पास ज़मीन भी थी, पैसा भी था, उनने क्या खड़ा कर दिया? पूरा मॉल खड़ा कर दिया। अब इस मॉल में काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है। भाई अगर हमने डॉक्टर के लिए केबिन बना के वहाँ रखा है तो वहाँ पे डॉक्टर भी होना चाहिए। अगर हमने बार्बर का शॉप वहाँ पे खोल के रखा है तो वहाँ पे बार्बर भी होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे। तो ये सारे कामों के लिए हमें क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, वहाँ काम करने वाले लोग चाहिए। तो इसी परिवार के कुछ सदस्यों को हमने क्या कर दिया? उसी मॉल में, उसी जगह पर हमने काम दे दिया। तो वहाँ पे हमको क्या मिल गया? वहाँ पे श्रम मिल गया। आ रहा समझ में? तो ये इस प्रकार से हमें क्या क्या मिल गया? उद्यमी मिल गए, भूमि मिल गई, पूंजी मिल गया और श्रम भी मिल गया। अब आगे देखते हैं। अब इस परिवार के कुछ लोगों ने, जब मॉल तैयार हो गया, ये सिस्टम तैयार हो गया, तो वहाँ पे गए और वहाँ पे बढ़िया क्या किया? एंजॉय किया। तो ये इन्होंने क्या किया? वहाँ पे जाके जिनको कपड़े खरीदने उन्होंने कपड़े खरीदा, जिनको राशन खरीदना था उन्होंने राशन खरीदा, जिसको डॉक्टर के पास जाना था वो डॉक्टर के पास गया, जिसको बार्बर के पास जाना था वो बार्बर के पास गया। ठीक है, तो इन्होंने, इसी परिवार के सदस्य गए और इन्होंने क्या किया? वहाँ पर उपभोग व्यय किया। उपभोग व्यय किया तो इसके बदले में उनको क्या मिला? इसके बदले में उनको क्या मिली? वस्तुएं और सेवाएं। ठीक है, आ रहा समझ में? यानी कि उन्होंने जाके वहाँ खर्चा किया, उसके बदले में उनको क्या मिल गई? जो भी वस्तुएं चाहिए थी वो वस्तुएं मिल गई, और जो भी सेवाएं उनको लेनी थी वहाँ पर उन्होंने ये सेवाएं ले ली। अब यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में क्या हुआ? इस फर्म को पैसा आया तो उनको अब लाभ हुआ। इस मॉल ने पैसा कमाया, लोग आए यहाँ पे खर्चा किया तो इस मॉल ने पैसा कमाया। तो अब ये मॉल ने जब पैसा कमाया तो इसने जिससे पैसा लिया था, इसने जिससे इस मॉल को खड़ा करने के लिए ज़मीन ली थी, पूंजी ली थी, श्रम लिया था, उनको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। तो जो उद्यमी थे, जिन्होंने मॉल का पूरा आइडिया बनाया, उनको क्या मिला? उस पूरे बिज़नेस से प्रॉफिट मिल गया, लाभ मिल गया। फिर जिनकी उन्होंने ज़मीन ली थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई हम ज़मीन फ्री में नहीं देंगे, हम उसका क्या लेंगे? रेंट लेंगे, या एक लगान लेंगे, या टैक्स लेंगे। तो उन्होंने उनको टैक्स पेड कर दिया। जिन्होंने उनको पैसा दिया था कि भाई ये मॉल खड़ा करने के लिए हम आपको पूंजी दे रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, उनने क्या कहा था कि हम फ्री में नहीं देंगे, हम इसके बदले में आपसे ब्याज लेंगे। तो उनका ब्याज भी चुका दिया। फिर जो लोग इस मॉल में श्रम कर रहे थे, यानी जॉब कर रहे थे, अपना रोजगार कर रहे थे, उनको हम क्या दे देंगे? उनको हम दे देंगे उनकी मजदूरी। ठीक है, इस प्रकार से जो पैसा प्रॉफिट के रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, मजदूरी के रूप में वापस किसके पास आ गया? वापस इसी परिवार के पास आ गया। अब इसी परिवार के लोग फिर क्या करेंगे? फिर इसी मॉल में जाएंगे और फिर से क्या करेंगे? वस्तुएं खरीदेंगे, सेवाएं खरीदेंगे, यानी क्या करेंगे? उपभोग व्यय करेंगे। और फिर से इस मॉल को क्या होगा? इस मॉल को आमदनी होगी। फिर ये क्या करेगा? जिनने बिजनेस स्टैंड किया है वो अपना लाभ ले लेंगे, जिनकी ज़मीन है वो अपना कर या टैक्स या लगान या ज़मीन का जो भी किराया है वो ले लेंगे, जिन्होंने इसमें पैसा फंसाया है, पूंजी लगाई है, वो अपना क्या ले लेंगे? जो भी ब्याज दर पे उन्होंने पैसा इनको दिया था वो ब्याज ले लेंगे। वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, वो अपनी क्या ले लेंगे? मजदूरी ले लेंगे।
तो ये जो पूरा सिस्टम चक्र चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आय का चक्राकार प्रवाह। आगे समझ में? इसी तरह से, ये तो मैंने एक परिवार की बात की, इसी तरह से हम बिजनेस, अगर पूरे राष्ट्र की बात करें या किसी एक बड़े सिनेरियो की बात, किसी एक बड़े क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे भी क्या होगा? लोग होते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, खर्चा करते हैं, मार्केट को इनकम होती है, फिर वापस लोगों के पास पैसा जाता है, फिर वही लोग जाते हैं मार्केट में जाते हैं, फिर वो खर्चा करते हैं, फिर उसी तरह से उनको रेवेन्यू और या पैसा या आय या इनकम जनरेट होती है, फिर जैसे ही उनके पास पैसा आता है, फिर वो मार्केट में जाते हैं, खर्चा करते हैं। तो ये पूरा चक्र चलता रहता है, इसी को ही आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। आगे समझ में? अब अगर मान लीजिए मैं इस परिवार की बात करूँ, या ये परिवार एक राष्ट्र है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अगर किसी ने कहा कि भाई इसकी आप आय की गणना कीजिए, तो मैं कई तरह से कर सकता हूँ। एक मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये जो फर्म है, ये जो हमने मॉल खोला हुआ है, इसमें जाके मैं देख लूँ कि किन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और किन किन सेवाओं का उत्पादन हुआ है। यानी कि जितने भी माल बिका होगा, ठीक है, वस्तुएं बिकी होगी, उनको कैलकुलेट कर लूँ, और जिन ने सेवाएं बेची होगी, उनकी सेवाओं किस किस रेट पे, क्या क्या, भाई डॉक्टर ने क्या फ़ीस ली, आप बार्बर के पास गए वहाँ पे उसने क्या फ़ीस ली, तो इस प्रकार से जिन्होंने अपनी सेवाएं बेची है, वस्तुएं बेची हैं, उनके मूल्य को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, उनका टोटल निकाल लूँ, तो मुझे क्या हो जाएगा? इनकी एक आय की गणना हो जाएगी, क्योंकि इसी से तो उनको आय मिलेगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई इनको जो लाभ हुआ है, परिवार को जो लाभ हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे काम करते थे, जिन्होंने ज़मीन दी, जिन्होंने भूमि दी, जिन्होंने पूंजी लगाई, जिन्होंने श्रम किया, इन लोगों ने क्या क्या, कहाँ से इनको पैसा प्राप्त हुआ, उद्यमी को कितना प्राप्त हुआ, जिसने भूमि दी उसको कितना प्राप्त हुआ, जिसने पूंजी लगाई उसको कितना प्राप्त हुआ, जिसने वहाँ पे श्रम किया, नौकरी की, उसको कितना प्राप्त हुआ, इन सब को जो प्राप्त हुआ है उसको अगर कैलकुलेट कर लूँ तो भी मुझे एक आय की गणना मिल जाएगी। आ रहा समझ में? ये अलग अलग प्रकार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को आय के। फिर उसके बाद मैं अगर देखता हूँ कि जैसे ये परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग यहाँ जाके क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। तो इन्होंने किस हिसाब से खर्चा किया, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूँ कि भाई ये लोग आए और इन्होंने मॉल में किस हिसाब से खर्चा किया, किस चीज़ को खरीदने में कितना खर्चा किया, अगर उनके खर्चे को भी मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो भी मैं एक आय का आकलन कर सकता हूँ कि भाई इनकी आय अगर इतनी है तो वो इतना खर्चा कर रहे हैं। आगे समझ में? तो इस प्रकार से मैं कई तरह से आय का आकलन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम आगे चल के और समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्र आय की अगर हम गणना करते हैं तो इसका क्या महत्व है, क्यों हम ये गणना करते हैं। इसके महत्व की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र की प्रगति कहाँ हो रही है और कहाँ रुकी हुई है। यानी कि कौन सा सेक्टर, कौन सा क्षेत्र अच्छी प्रगति कर रहा है और कौन सा सेक्टर है जो प्रगति नहीं कर पा रहा है, या वो डाउन जा रहा है, या वो एक तरह से विपरीत दिशा में जा रहा हूँ या बिल्कुल निगेटिव में जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है, कौन कितना योगदान कर रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो वस्तुएं और जो सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है। आगे समझें, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की रीतियाँ, यानी कि कितने प्रकार हैं या क्या क्या रीतियाँ हैं उसकी आय की गणना के लिए। तो जो नया सिस्टम है, जो नई पद्धति आई है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो जैसा हमने पहला पढ़ा था, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। हमने इसे पढ़ा है। हमें ये भी पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि आती है, पशुपालन आता है, ठीक है, आपकी मछली पालन आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है। इसमें आ जाता है आपका माइनिंग्स आ जाता है, इसमें जो फैक्ट्री लगती है, जो उत्पादन करती है,
वो आ जाती है। फिर तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाता है, तृतीय क्षेत्र में सारी सेवाएं वाले सेक्टर आ जाते हैं, सेवाएं वाले क्षेत्र आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर आ जाता है, जैसे बैंक हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जो नई रीतियाँ आई हैं, इसी प्रकार से इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं इनके 3 विभाग क्या हैं। पहला भाग है उत्पादन विधि, भाग अ, या इसको वर्ग अ भी कहते हैं। उत्पादन विधि यानी कि हम कितना उत्पाद कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या सारी चीज़ें आती, उत्पादन वाली, जैसे कृषि, वन, मछली पालन, खनन, उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है आपकी, वर्ग अ में यानी उत्पादन विधि में। इसमें जितना भी प्रकार का उत्पादन होता है उन सारे आंकड़ों को हम कैलकुलेट करके उनका आकलन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। ये तो पहली विधि हो गई। दूसरी विधि पे चलते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग ब, इसे आय विधि कहते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता है आय विधि यानी कि इसमें जो आय होती है उसका हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके आंकड़ों का हम आकलन कर लेते हैं और हमारी राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, इनके वार्षिक प्रतिवेदन ये जो तैयार करते हैं, यानी कि पूरी जो एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं, साल भर का जो पूरा आंकड़े देते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से उनको क्या क्या आय प्राप्त हुई है, इन सारे आंकड़ों को लेकर जब हम पूरा उनका आकलन कर लेते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ से भी हमको राष्ट्रीय आय की गणना प्राप्त होती है। अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि है व्यय विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खर्चा करने वाली विधि। व्यय विधि की बात करूं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम सिंपली देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन कहाँ क्या क्या खर्चा कर रहा है। इसमें असंगठित उद्योग हो गए, गैस हो गया, जलापूर्ति हो गई, होटल हो गए, आवास हो गया, और जितनी भी टाइप की जो सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं जिनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जिनके लिए व्यय किया जा रहा है, उन सारे चीज़ों का हम एक आंकड़ा लेते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसका टोटल करते हैं और फिर हमको राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो ये कुल मिला के हमारी इस तरह की रीतियाँ हैं, विधियाँ हैं, जिनको हमने तीन मुख्य रूप में विभाजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये एक प्रकार से बही खाता प्रणाली है। बही खाता यानी कि जो हम पूरा कैलकुलेशन करके, जैसे मान लीजिए आपने साल भर का या महीने भर का एक ड्राफ्ट हमने तैयार किया कि भाई मुझे यहाँ से इतना पैसा आएगा, मैं यहाँ इतना खर्चा करूँगा, मैं इतने पैसे की किताब खरीदूँगा, इतने पैसे के लिए भाई मैं रेंट पे जो मेरा रेंट है उसको दूंगा। ये जो पूरा महीने भर का या साल भर का या किसी भी एक टाइम पीरियड का जो पूरा बही खाता तैयार कर लेते हैं ना, उस तरह का एक ये बही खाता है। यानी कि एक तरह की पूरा अकाउंटिंग है जिसका प्रयोग कौन करता है, जिसका प्रयोग करती है सरकार। वो भी किसके लिए, एक निश्चित अवधि का सीमा का जो पूरा टाइम पीरियड का होता है उसका। और ये क्यों करती है, इससे उसको क्या प्राप्त होता है, इससे उसको प्राप्त होता है देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए। आगे समझ में। तो अगर सीधे सीधे या परिभाषिक शब्दों में अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये एक राष्ट्रीय आय का लेखांकन एक बही खाता है, एक बुक कीपिंग प्रणाली है जिसका प्रयोग कौन कर रहा है, जिसका प्रयोग कर रही है सरकार एक निश्चित समय की अवधि में देश की जो आर्थिक गतिविधि है उसके स्तर को मापने के लिए। आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है, वो है हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, इसको हम भी देखते हैं। वर्ष 2018 के MPPSC मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज़। अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रीन अकाउंटिंग की बात करूं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, लेखा जोखा है जो परिचालन के वित्तीय परिणामों में पर्यावरणीय लागत को हल करने का प्रयास करता है। ये तो एक परिभाषा हो गई। इसको हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए इस अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे कोई उद्योग लगा,
या हमने कोई कमर्शियल एक्टिविटी की, कोई भी व्यवसाय स्थापित किया या कुछ भी हमने काम किया, उसमें हमें निसंदेह प्रॉफिट होगा, उसमें हमें लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए ही हम ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस काम से कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि इस पर्यावरण के नुकसान के लिए जो हमको अभी लाभ दिख रहा है, आगे चल के ये लाभ हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाए। थोड़ा सा और देखते हैं इसको। आप लोगों ने पढ़ा होगा जलवायु परिवर्तन के बारे में। अब जलवायु परिवर्तन की वजह से विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली कि जलवायु परिवर्तन की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है या जलवायु परिवर्तन किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ये काफ़ी समय पहले उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी। उसका असर अब हमें दिख रहा है। जैसे कि हम बात करें जो हमारे सामने वर्तमान में जो हमारे सामने कोरोना का संकट चल रहा है, उससे आप देख सकते हैं कि विश्व की, ना सिर्फ किसी एक देश की बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी माइनस में चली गई है। हमारी खुद की -23 चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जलवायु परिवर्तन जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। तो अगर हम ऐसे उद्योग स्थापित करें या ऐसी फैक्ट्रीज लगा लें जो हमारे जलवायु या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं और आगे चल के कोई ऐसी कोरोना संक्रमण या कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि हमें पूरे उस सिस्टम को बंद करना पड़े, तो जाहिर सी बात है हमारी जो आज इकोनॉमी ऊपर जा रही है वो बिल्कुल डाउन चले आएगी आगे चल के। आज तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि उसके इतने भयंकर नुकसान हो कि वो पूरा अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाए। तो इसी चीज़ को मापने के लिए, इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए विश्व बैंक ने ग्रीन अकाउंटिंग यानी हरित लेखांकन का कॉन्सेप्ट दिया। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें किया ये जाता है कि भाई ठीक है, आप अपना राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, आप अपनी आय की गणना कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपको आय मिल रही है, इस आय को प्राप्त करने के लिए जो भी आपने उद्योग स्थापित किए हैं या जो भी आपने एक्टिविटी की है, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, या आपकी एक्टिविटी से इस पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है या इस पर्यावरण के नुकसान के भरपाई के लिए आपको और खर्चा करना पड़े, यानी कि जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा आप पर्यावरण के नुकसान के लिए की भरपाई के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या कहलाती है? ये सब चीज़ आपकी ग्रीन अकाउंटिंग कहलाती है। आगे समझ में एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ आपको। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप रात दिन लगे हुए हैं अपने काम में, आप खाने पीने का ध्यान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई में लगे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे। फिर आपने अच्छी तैयारी कर ली, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन द एंड मान लीजिए एग्ज़ाम के पहले, ईश्वर ना करे ऐसी स्थिति बने आपके साथ, लेकिन मान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ जाए, आप बीमार पड़ जाएं, तो आपकी पूरी मेहनत क्या हुई? आपकी पूरी मेहनत खराब हो गई। इसी प्रकार से अगर हमने खूब सारे उद्योग लगा दिए, खूब इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी, लेकिन उसका पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है और हमारे स्वास्थ्य पे नुकसान हो रहा है, या हमें उसके लिए अलग से और खर्चा करना पड़ा है, नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, तो हमको जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा तो बिल्कुल हमारे इलाज में खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम एक साथ लेके कैलकुलेट करते हैं कि हमने कमाया तो है, लेकिन साथ में क्या पर्यावरण को नुकसान करने या उसकी भरपाई के लिए हमें कितना और खर्चा करना पड़ेगा, इस जब दोनों चीज़ों को लेके हम एक साथ चलते हैं तो ये क्या कहलाती है? ये हमारी ग्रीन अकाउंटिंग कहलाती है, यानी कि हरित लेखांकन कहलाता है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए था। जब आप लिखेंगे तो ये सिंपली जो यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा दी है वो आप सीधी सीधी वहाँ पर लिख दीजिएगा, आगे होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो ग्रीन अकाउंटिंग है, ग्रीन अकाउंटिंग के क्या लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य ये है कि ये क्या दर्शाता है, ये जो हमारा विकास है उसकी जो नकारात्मक प्रभाव है, यानी कि हम बहुत सारी इंडस्ट्री तो लगा रहे हैं, हम बहुत सारा उद्योग लगा रहे हैं, खूब उत्पादन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके जो नकारात्मक प्रभाव हमें
देखने मिलते हैं पर्यावरण को लेकर, उसको दर्शाता है ये, उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है मौद्रिक पर्यावरण खाते और भौतिक संसाधन खातों के बीच ये एक कड़ी स्थापित करता है। फिर है पर्यावरणीय लागतों और लाभों का मूल्यांकन करता है, यानी कि जो पर्यावरण लागत यानी पर्यावरण को बचाने के लिए जो हम लागत लगा रहे हैं और जो हमें लाभ हो रहा है इंडस्ट्री और ये सब लगा के, तो उसका ये मूल्यांकन करता है कि भाई ऐसा ना हो कि हमने खूब पैसा तो कमा लिया लेकिन हमने अपने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि वो जो हमारा लाभ है वो नुकसान में परिवर्तित हो जाए। उसके बाद पर्यावरणीय समायोजित उत्पादन और आय का ये मापन करता है। तो ये थे इसके लक्ष्य। अब हम देखते हैं इसके उद्देश्यों को देखते हैं। इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो ये जीडीपी पर पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करता है, यानी कि हमारी जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन साथ में ये हमारे पर्यावरण को या हमारे पर्यावरण परिवर्तन को, जलवायु परिवर्तन को कितना प्रभावित कर रही है उसका ये मूल्यांकन करता है। दूसरा उद्देश्य है ये पारंपरिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संभावित क्विड प्रो वो को समझने में या समझाने में मदद करता है। ये चीज़ क्या है मैं समझाता हूँ आपको। पारंपरिक आर्थिक लाभ, अगर पारंपरिक आर्थिक लाभ की अगर मैं बात करूँ, यानी कि हमने कोई व्यवसाय स्थापित किया, हमने बिजनेस लगाया, हमने इंडस्ट्रीज लगाई, तो उसका हम सिंपली एक लाभ निकालते हैं कि हमने इतनी लागत लगाई और हमने इस लागत पे हमें इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। फिर इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में, इस उद्योग को लगाने में, इस पूरे सिस्टम को लगाने में हमने पर्यावरण को अगर कोई नुकसान पहुंचाया है तो हमने इसके अनुपात में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जाता है। एक शब्द यहाँ पे है, वो है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इसके अनुपात में या इसके बदले में हमें क्या चुकाना पड़ा, यानी कि हमने आर्थिक प्रगति तो हासिल कर ली, हमने जीडीपी हमने बढ़ा ली, हमने अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन इसके बदले में हमें कितना पर्यावरण नुकसान हुआ। ठीक है, आगे समझ में। अगला है नीतिगत मुद्दों के विश्लेषण के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये देखा हमने हमारी ग्रीन अकाउंटिंग, हमारी हरित लेखांकन को। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे हमारे राष्ट्रीय आय के आकलन को, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंतर्गत हम 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद को, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, जिसे जीडीपी कहते हैं, काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद को, यानी जिसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। फिर हम देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद को, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। फिर हम देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्शन यानी एनएनपी को। तो चलिए आइए एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारी जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम यानी कि फाइनल मौद्रिक मूल्य। आपने ये परिभाषा कई बार देखी होगी, कई जगह देखी होगी, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर एक शब्द है वस्तुओं और सेवाओं, इसको हमने पहले समझ लिया। उनका अंतिम यानी फाइनल मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक यानी कि पैसे में क्या मूल्य है उसका, लेकिन कौन सा मूल्य? अंतिम। ठीक है, अब ये जो अंतिम मौद्रिक मूल्य शब्द है इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसका क्या अर्थ है, तो आपको पूरा जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, मान लीजिए कोई किसान है, उसने 2 किलो टमाटर उगाए। ठीक, 2 किलो टमाटर उगाए और 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे। आगे समझ में।
अब मैंने 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1 किलो टमाटर इस किसान से ले लिए, उसकी चटनी और सब्जी बना के खा गया। लेकिन अब बाकी का जो 1 किलो था, वो एक कंपनी ने क्या किया, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो टमाटर खरीदे और उसका सॉस बनाकर, उसका केचप बनाकर 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। तो हमारे पास जो हमारा उत्पाद है वो तो एक ही है, वो क्या है, टमाटर। लेकिन यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे, इसको दो तरह से ऐड करेंगे। पहला हम ऐड करेंगे 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, जिसको मैंने लिया और उसका उपभोग कर लिया, उसको खा लिया। तो यहाँ पर 20 रुपये ऐड होगा हमारे जीडीपी में। फिर एक कंपनी, एक फैक्ट्री जिसने 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया, उसको सॉस या केचप में परिवर्तित किया और 200 रुपये किलो के हिसाब से आगे जाके बेच दिया, तो अंतिम उत्पाद कौन सा बना, केचप बना इसका। तो उसका अंतिम रेट क्या आ रहा है, उसका अंतिम रेट क्या आ रहा है, 200 रुपये। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, कितना ऐड करेंगे हमारी जीडीपी पे, 200 रुपये। तो कुल मिला के हमारी जीडीपी पे कितना ऐड होगा, यहाँ से 20 रुपये और यहाँ से 200 रुपये, यानी कि 220 रुपये। आगे समझ में, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, इसमें जीडीपी में हम क्या क्या जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा और वर्कआउट करते हैं कि क्या है। देखिए, जीडीपी का मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू का मतलब क्या होता है, हमारा घर, हमारा घर यानी हमारा राष्ट्र। अगर हम इस राष्ट्र की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश में जितना भी उत्पादन हुआ है एक साल में या दिए गए समय अवधि में, जितना भी हमने उत्पादन किया है, अब उत्पादन हम सेवाओं का भी कर रहे हैं और वस्तुओं का भी कर रहे हैं, उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। तो एक दिए गए समय अवधि में हमारे घर में, हमारे राष्ट्र में जितनी भी वस्तुएं पैदा हुई हैं, जितनी भी सेवाएं पैदा हुई हैं, उनका जो फाइनल यानी अंतिम मौद्रिक मूल्य जो आ रहा है, उन सबको अगर मैं जोड़ लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। आगे समझ में, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले देखते हैं, ये मतलब सीधे सीधे शब्दों में मैंने समझाया। अब जो फॉर्मूला वगैरह है, जो फॉर्मूले वगैरह की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है उपभोग प्लस सकल निवेश, यानी कि उपभोग यानी कंज्यूम, जितना भी हमने कंज्यूम किया है, हमने कंज्यूम मतलब कि मैंने 20 रुपये का टमाटर खरीदा तो 20 रुपये का मैंने कंज्यूम किया, फिर मैंने जाके 200 रुपये का केचप खरीदा तो 200 रुपये का कंज्यूम किया, ठीक है, यानी कि उपभोग किया। तो टोटल मेरा उपभोग कितना हो गया, 220 का उपभोग हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 220 रुपये। फिर सकल निवेश, सरकार ने या लोगों ने या उद्योग ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो भी निवेश किया होगा वो उसका एक टोटल ले लिया मैंने। अब इस निवेश में या ध्यान रखिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, घरेलू की बात कर रहा हूँ, यानी मेरे अपने अंदर राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए सैमसंग कंपनी ने आके यहाँ पे मेरे देश में, मेरे घर में क्या किया, अपनी कंपनी लगाई। तो यहाँ पर वो भी एक निवेश कर रही है, तो उसका भी निवेश में यहाँ पे ऐड करूँगा, क्योंकि ये निवेश कहाँ हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे घरेलू मामला हो गया अब, तो इसको भी मैं ऐड करूँगा। फिर राष्ट्रीय खर्चे, सरकार ने भी कुछ खर्चे किए होंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, हॉस्पिटल बनाए होंगे, रोड बनाई होगी, रेलवे लाइन बिछाई होगी, ठीक है। तो ये सारे सरकार के जो खर्चे हैं वो भी मैं इसमें जोड़ दूंगा। फिर इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें मैंने जो चीज़ निर्यात कर दी है और इसमें जो मैंने आयात किया है, निर्यात से मैं आयात को घटा दूंगा और उसके बाद जो मुझे मिलेगा उसको भी मैं इसमें जोड़ दूंगा। आगे समझ में। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को जब मैं जोड़ लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी जीडीपी मिल जाएगी। आगे समझ में आप लोगों को क्या क्या चीज़ इसमें हम जोड़ते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए एक लाइन में, C + I + G + X - M। C यहाँ पर क्या है, उपभोग है,
आई यानी इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जी यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हिसाब, गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा किया है वो। एक्स यानी कि जो हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर भेज दिया, ठीक है वो। और एम यानी इम्पोर्ट किया है, जो हमने बाहर से मंगाया है उसको, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, इतना टेक्निकल वैसे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोशिश की आप लोगों को जीडीपी क्या होती है समझाने के लिए। सिंपल एक परिभाषा में अगर आप उसको परिभाषित कर देंगे तो भी अपना काम वहाँ पर चल जाएगा। लेकिन आगे चल के हमें जीडीपी पे आधारित बहुत सारी चीज़ों को समझना है, इसलिए मैं उसको डीप में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल परिभाषा जैसे हमने भी पढ़ी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, हमारी जीडीपी है। आगे आप लोगों को समझ में जीडीपी क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जीडीपी हमको क्यों उपयोगी है, इसके क्या क्या उपयोग हैं। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं तो पहला उपयोग है कि जीडीपी वार्षिक परिवर्तन की दर ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। यानी कि जीडीपी में जितना भी परिवर्तन होगा साल भर की हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब पिछले साल की जीडीपी कितनी थी और इस साल की जीडीपी कितनी है, अगर वो घटी है तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये हमारे अर्थव्यवस्था की वृद्धि की जो दर है उसको दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का आकार जो है वो आंतरिक शक्ति का पता बताता है। वो बताता है कि किस देश की आंतरिक शक्ति कितनी है। हमारी जीडीपी का आकार जितना बड़ा होगा, जैसे हमने अभी जैसे माननीय मोदी जी ने का कहना है कि हम 5 ट्रिलियन जीडीपी बनाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, हम बहुत बड़ी जीडीपी बनाएंगे। तो जितनी बड़ी हमारी जीडीपी हो जाएगी उससे हम पता चलेगा कि हमारे देश आर्थिक रूप से कितना प्रबल है और आर्थिक रूप से कितना शक्तिशाली है, ठीक। आगे चलते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये जो बड़े बड़े संस्थान हैं ये जब अन्य देशों की और अपने जो सदस्य देशों के हैं उनकी अर्थव्यवस्था को तुलना करते हैं, तो ये किससे तुलना करते हैं, ये तुलना करते हैं उनकी जीडीपी को लेकर कि भाई भारत की जीडीपी इतनी है, पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है, चाइना की जीडीपी इतनी है, अमेरिका की जीडीपी इतनी है। तो फिर इन जीडीपी के आधार पर इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी आर्थिक स्थिति को तुलना करते हैं कौन, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ठीक। तो ये हो गए अपने इसके उपयोग। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी बड़ा सरल है अगर हमने जीडीपी को समझ लिया है तो। जीडीपी यानी ग्रॉस यानी सकल, यानी सब समेट लिया उसमें हमने, ठीक है, सारी चीज़ें समेट ली, तो हमको क्या मिल गया, जीडीपी यानी ग्रॉस, ठीक। एनडीपी में से क्या किया हमने, एनडीपी निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा नुकसान है या जो घिसावट है उसको हमने अलग कर दिया, तो हमें नेट मिल गया। ग्रॉस और नेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्रॉस यानी सब कुछ और नेट यानी कि उसमें से काट पीट के जो हमें आखिर में बच रहा है वो क्या हो जाता है, हमारा नेट हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। हमारी जो जीडीपी है उसमें से जब हम हमारे घिसावट यानी कि क्या, कौन सी घिसावट, मशीन की, पूंजी की, इन सब चीज़ की घिसावट को उसमें से हटा देते हैं तो हमें एनडीपी मिलती है। ऐसा में परिभाषा के तौर पे देखें तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि हमारी जीडीपी में जब उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मशीन और पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई उद्योग लगाया, मैंने एक मशीन लगाई, उससे मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि आने वाले समय में जैसे जैसे मशीन चलेगी उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वैसे वैसे कम हो जाएगी। यानी मशीन घिस रही है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये क्या है, ये घिसावट है,
जैसे जैसे वो घिसती जाएगी वैसे वैसे उसकी क्या हो जाएगी, क्षमता भी कम होती जाएगी। आज हो सकता है कि प्रतिदिन 100 पीस बना रही हूँ, मान लो कोई मैंने एक मशीन डाली इसमें शर्ट बनता हो, मैंने कपड़ा उसमें डाल दिया, वो शर्ट बना के निकाल देती है। तो आज मान लो एक दिन में वो 100 शर्ट बना के निकाल देती है। आने वाले साल में हो सकता है कि उसकी क्षमता कम हो जाए, एक दिन में वो 80 शर्ट निकाल पाए, फिर और कम हो जाए तो एक दिन में 50 शर्ट ही निकाल पाए। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे घिस रही है, उसका मेंटेनेंस लगेगा, वो घिसेगी तो उसका मेंटेनेंस भी लगेगा, तो इन सारी चीज़ों में भी खर्चा होगा। तो ये जो खर्चे हैं इनको अगर मैं अपनी जीडीपी से निकाल दूं, इस जीडीपी से मैं घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एनडीपी। आगे समझ में? अब इसके प्रयोग या इसके उपयोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये उपयोग होता है। इसके प्रयोग या उपयोग की मैं बात करूं तो इससे हम हमारे जो घिसावट है उससे होने वाले नुकसान जो है उसको समझ सकते हैं। इससे हमें अनुसंधान और विकास में सहायता मिलती है। जाहिर सी बात है, इससे हमें कैसे सहायता मिलेगी कि कोई मशीन हमने बनाया है तो 5 साल में वो घिस रही है और उसका प्रोडक्शन आधा हो रहा है, तो हमें ऐसी मशीनें बनानी है कि वो 10 या 15 साल तक चलती रहे तो भी उसके प्रोडक्शन पर कोई फर्क ना पड़े। आगे सुनिए, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल जैसे मैंने बताया सब कुछ इसमें हम समेट लेंगे, और किसमें समेटेंगे, पूरे राष्ट्र पे, पूरे नेशन पर। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा से समझते हैं। देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम उत्पाद से उत्पादित कुल वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहा जाता है। आगे समझ में? अब क्योंकि बात कहाँ किसकी हो रही है, राष्ट्र की, नेशन की, तो जितने भी राष्ट्रवासी हैं, जितने भी देशवासी हैं, अब वो देश में उत्पादित करें या देश के बाहर उत्पादित करें, विश्व के किसी भी कोने में उत्पादित करें, उनने जितनी भी चीज़ों का उत्पादन किया है, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो सेवाएं हों, उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा यानी कि फाइनल प्राइस जो होगा, उन सबको हम जब जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। आगे समझ में? जीडीपी में हम क्या कर रहे थे, हम हमारे राष्ट्र के अंदर की बात कर रहे थे। अब राष्ट्र के अंदर में, हमारी देश की सीमा के अंदर में कोई बाहर से भी आके इन्वेस्टमेंट कर दे तो भी वो हम किस में काउंट कर रहे थे, हमारे इसमें काउंट कर रहे थे। क्योंकि वो क्या था, घरेलू उत्पाद। हमारे घर में कोई आके कुछ भी काम करेगा तो हम अपने घर के इसमें उसको काउंट करेंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय उत्पाद की, तो हम हमारे राष्ट्र के लोग, हमारे राष्ट्र की जनता जहाँ जहाँ तक फैली है, वो कहीं पे भी जाके उसका उत्पादन करे, उन सब चीज़ों को हम किस में जोड़ देंगे, हमारे नेशनल प्रोडक्शन में यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा जीएनपी। आगे समझ में जीएनपी और जीडीपी में क्या फ़र्क है। अब हम देखते हैं एनएनपी। एनएनपी क्या है, हमने अभी क्या निकाला था, हमारा जीएनपी यानी ग्रॉस। अब हम क्या निकालें, नेट। नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने जीडीपी में से जीएनपी निकाला, तो हमने क्या किया था उस समय, जो हमारा घिसावट है, जो हमारा मूल्यह्रास है, जो हमारी मशीन घिस रही है, उसको मेंटेनेंस और सारे जो हमारे खर्चे हैं उसको हमने अलग कर दिया, तो हमें क्या मिल गया था, हमारा एनडीपी। उसके बाद उसी तरह से हम जब हमारा जीएनपी है उसमें से हमारी जो मूल्यह्रास है, हमारा जो घिसावट है, हमारे जो खर्चे लग रहे हैं, हमारी जो मशीनरी घिस रही है उसको मेंटेनेंस में जो खर्चे लग रहे हैं उसको सबको माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा एनएनपी। साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो सिंपल परिभाषा है कि जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे समझ में, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। जीडीपी भी समझ में आ गया होगा, जीएनपी भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें ये समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से समझा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे एक और चीज़ है, ये है प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ये हालांकि कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके आगे चल के जब हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से कंपेयर करेंगे, प्रति व्यक्ति आय की हम बात करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे समझने में मदद करेगा। प्रति व्यक्ति आय बहुत साधारण सा नियम है। प्रति व्यक्ति आय में हम क्या करते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय हमने निकाली है, अब हमने चाहे वो राष्ट्रीय आय किसी भी विधि से निकाली हो या किसी भी तरीके से निकाली हो, उस पर जब हम हमारी जनसंख्या से भाग कर देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। छोटा सा उदाहरण देके मैं अगर समझाऊं तो जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्र की आय 100 रुपये है, ठीक, किसी राष्ट्र की आय कितनी है? 100 रुपये है। अब उस राष्ट्र में 10 लोग रहते हैं, तो 100 भागे 10 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10 मैंने किया तो मुझे कितना मिल गया? मुझे मिल गया 10 मिल गया, 10 मिल गया, यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी हर व्यक्ति की आय कितनी हो गई? 10-10 रुपये। ठीक है, ये होता है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। आगे चल के जब हम काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे तो ये शब्द आपको सुनने मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय को पढ़ा, राष्ट्रीय आय के लेखांकन को देखा, उसकी रीतियों को देखा, हमने हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग को समझा, उसके बाद हमने समझा हमारी जीडीपी को, उसके बाद एनडीपी को, जीएनपी को और एनएनपी को भी हमने देखा, और उसी के साथ हमने समझा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम क्या है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे हमारी राष्ट्रीय आय की क्या विशेषताएं हैं और हमारी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अगर घट रही है तो क्यों घट रही है, उसके क्या कारण हैं, बढ़, और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।